हमारा यहाँ पे बीपीएससी का जो बैच अब चल रहा है, आई हैव सो मेनी बुक्स, सो मेनी लिटरेचर जो मैंने आपके लिए रखा हुआ है। और ये मैंने पहले भी बताया था कि ये मैंने किसी के लिए नहीं, लाइक मैंने अपनी तैयारी के लिए ये चीजें इकट्ठी की हैं और की थी। और जब मैं एग्जाम में दे रहा था, या जब मैं अभी इवन अभी भी 18 की 19 की जो सीट्स आती हैं, मैं उसके लिए तैयारी यहीं से करूंगा और करता हूँ। आप देखें, मेरे पास जनरल और केमिस्ट्री की बुक हैं, ये आपके सामने कितनी ज्यादा बुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं। इन बुक से हम चलते हैं, लेकिन क्योंकि उस पोर्शन की तरफ जाने से पहले हमने फिजिकल का पोर्शन खत्म किया है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल एक गैसेस का लेक्चर है, ये जो बच्चे पुराने पढ़ चुके हैं इनको पता है कि मैंने इसको एफएससी से स्टार्ट किया है, मतलब मुझे एफएससी के कॉन्सेप्ट से। और फिर करते करते मैंने उसके अंदर बीएससी को इन्वॉल्व किया। मैं जो जो पॉइंट बीएससी की बुक से, इवन एमएससी की बुक से निकाल सकता था, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। जी, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं ऐसे ही था, हम लोगों ने यहाँ पर ये चीजें बिल्कुल उसी सर तरह हल की। जी सर, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली ही है। सर, एफएससी को भी किया है, अच्छा, तो बीएससी को और एमएससी को हमने भी। उसको कवर करने की कोशिश की है। देखें, एक होता है डिमांड ऑफ पेपर। अगर मुझे कोई ये कहता है कि आप ऑर्गेनिक जो है वो एफएससी वाली स्टार्ट कर दें, तो यहाँ पर बैठे हुए जो बाकी लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम कैसे हो जाएगा कि एक बच्चा जो पीपीएससी की तैयारी करने के माइंडसेट लेकर आया है, वो कहता है कि मुझे पीपीएससी के मुताबिक तैयारी करवाई जाए, या मुझे कम से कम वो डाटा बताया जाए। अब ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आप इसको कहाँ से कवर करेंगे। हमारे पास जो हमारे मुल्क में अवेलेबल डेटा है, वो तो एफएससी और बीएससी है ना, मेन जो है हमारे पास। अब ये सारी वो चीजें, जैसे कि फिजिकल की एक बुक है। अब अगर मैं कॉजेज ऑफ डेविएशन लिखता हूँ, तो मैंने इसको एफएससी से स्टार्ट किया, सपोज आपके सामने स्क्रीन है, और फिर मैं इसको बीएससी तक लेकर गया हूँ। मैंने उसके अंदर ये सारा बीएससी का पॉइंट है, ये मैंने सारे इसमें ऐड किए हैं। उसको अपनी तरफ से मैक्सिमम एफएससी से स्टार्ट करके बीएससी तक लेकर गए हैं। कई क्वेश्चन एफएससी के ऐड किए गए हैं, कई क्वेश्चन बीएससी के मैंने इसमें ऐड किए हैं। कॉन्सेप्ट तो कभी खत्म नहीं हो सकता ना, आप ये तो कह ही नहीं सकते, बेसिक्स वही रहेंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 16 ये लेक्चर्स आपके सामने बने हुए हैं। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, क्या हमारे ये 16 लेक्चर एज इट इज अल्हम्दुलिल्लाह इसी रूटीन से नहीं चले, विद वन और फ्यू एक्सेप्शंस के एक आधा दिन मैं क्लास नहीं ले सका किसी मजबूरी की वजह से। अदरवाइज हमारी किसी दिन की जो क्लास है वो अल्हम्दुलिल्लाह मिस नहीं हुई। 2-4 मिनट ज्वाइन लेट किया होगा तो 15 मिनट हमने लेट ही क्लास ड्रॉप की है। अगर 10 बजे क्लास एंड होने का टाइम है तो 10:15 से पहले क्लास ड्रॉप नहीं हुई हमारी, यस अल्हम्दुलिल्लाह। सर। दूसरा, जी अब सर। मैंने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाई है वो चीज, ये अब बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। अब फॉर इंस्टेंस कि अगर मैंने ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं आप लोगों को, तो इसके अंदर तो इतना मुझे आपकी डोमेन में रह के इसको कवर करना है। हाँ, अगर मेरी बात सुने, अगर मैं चले जाता हूँ सपोज एफएससी पे, तो भाई अगर मैं एफएससी पे चला जाऊंगा तो मैं उसमें कितना को कर लूंगा। मैं कितना को एफएससी आपको पढ़ाता फिरूंगा, एफएससी तो बजाते खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और फिर ये है कि अगर हमारी डिमांड जो है ना इस वक्त पेपर की, वो एफएससी नहीं है सिर्फ, एफएससी का पोर्शन है, लेकिन एफएससी पूरी नहीं है। जो आप पिछले सालों के पेपर देख लें, इसी तरह हमें यहाँ से एक एक चीज को अंडरस्टैंड करना। जैसे मैं यहाँ से आपसे बात करता हूँ, एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अब आपको ये क्वेश्चन, अब जिस बंदे ने केमिस्ट्री का किसी भी लेवल का पेपर देना है, उसको एक क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में जरूर पूछा जाएगा, भाई स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियो। अब आपके पास ब्रोमाइड भी है, हाइड्रो इथा एथॉक्सी जो आइन है। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि जी बताएं इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा। अब जब तक आप पास इसका कॉन्सेप्ट ही अवेलेबल नहीं होगा, आप किस तरह से ये जज करेंगे इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा। हमने इसके कॉन्सेप्ट को तो सीखना है ना। लेकिन प्लीज मैं ये नहीं बताऊंगा कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। ये बेसिक केमिस्ट्री है, ये वो बच्चे हैं जिसने एफएससी करने वाले बच्चे को बताई जाती है। आप सारे कम से कम माशाल्लाह मास्टर्स तो हैं, एमएससी या बीएस तो आप लोगों ने किया हुआ है, विद एक्सेप्शन ऑफ वन एंड फ्यू जो मेरे बहन भाई जो भी फ्रेश पढ़ के हैं। कई चीजें माइंड में होती हैं और कई चीजें जहन से निकली होती हैं। तो भाई अगर कोई 2 या 4 का इशू है, मैंने कल भी यही बात की थी सर से कि हम सर इन अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ, हम बच्चों से, इसलिए मैं आपसे पहले ये सेशन चाह रहा हूँ कि आप मुझसे खुल के बात करें। आप डायरेक्टली बताएं सर ये चीज नहीं समझ आ रही, मैं कहूँ ओके इस चीज में क्या प्रॉब्लम आई है। हाँ, एक टॉपिक आपने पढ़ा ही पहली बार है, मैं 110% श्योर हूँ कि जो ये टॉपिक्स हैं, जैसे पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट नेटवर्क, सफीउल्लाह,
शफीउल्लाह साहब, इस पे लिखा जाता है, बिल्कुल बड़ा खूबसूरत आपने येलो लाइन लगाई है, इसको मिटा भी दें प्लीज। तो यहाँ देखिएगा, अब ये जैसे मैं इस पॉजिटिव आर और नेगेटिव आई इफेक्ट की बात करता हूँ, ये आपके एमसीक्यूज का पेपर है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इंडक्टिवली नेगेटिव है, मिजोमेरिकली पॉजिटिव है। अब जिसको मिजोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट का आइडिया ही नहीं होगा, वो कैसे करेगा? क्या एनालीन के बेसिक कैरेक्टर नहीं पूछा जाते एग्जाम में? क्या फ्री रेडिकल का इनिशिएशन प्रोपगेशन में नहीं पूछा जाता? कौन सा फ्री रेडिकल, ये बताएं, ये आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है कि बेंजाइल सबसे ज्यादा स्टेबल है और मिथाइल सबसे स्टेबल है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन, क्या सेजर रूल और हॉफमैन रूल नहीं आता? सेजर रूल और हॉफमैन रूल, अब ये देखें ना, ये मिसाल के तौर पर मेरे पास टर्शरी ब्यूटाइल ब्यूटेन है। अब टर्शरी ब्यूटेन की क्लोरीनेशन करवाएं, आपका 35% प्रोडक्ट टर्शरी ग्रुप पे आ रहा है, 65% ग्रुप इधर आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्वेश्चन है। अब ये सारे क्वेश्चन मैंने पिछले पेपर से निकाले हैं। क्या वजह है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? क्या वजह है कि ये वाली चीज इससे ज्यादा स्टेबल है? ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, मुझे इसे जाना होगा। रिगार्डलेस ऑफ दीज थिंग्स, अगर मैं आपको दूसरी बात करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ, हम डिस्कस कर लेते हैं ना कि मिसाल के तौर पर अब साइक्लोअल्केन्स में डी सर आपकी वॉइस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। नहीं पूछा जाता, नहीं है उसमें बिल्कुल। जी जी, ट्रेन थ्योरी जो है ये बिल्कुल पूछी जा सकती है। जब आप एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर देने जा रहे हैं तो इन सारी चीजों के साथ फेमिलियर तो होना है। बाकी चीजें तो बात का इशू है कि भाई हमें उसमें कितना मिलता है, इसको कितना नहीं मिलता, लेकिन कम से कम हम अपनी तैयारी तो करके जाएंगे ना। अब मिसाल के तौर पे फॉर इंस्टेंस, एक बंदे ने बायोकेमिस्ट्री कभी सारी जिंदगी में पढ़ी नहीं है, वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है, ये फिनॉल एंड ईथर की बात करता हूँ, तो ये फिनॉल्स एंड ईथर्स को अगर देखें तो ये अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स के पूरे पूरे नोट्स हैं, और ये सारे मेरे हैंड रिटन आप सब देख सकते हैं इसमें। शायद ही कोई ऐसे नोट्स होंगे जो मेरे हैंड रिटन नहीं होंगे। अभी मैं इनऑर्गेनिक को रिवाइज कर रहा था, नए तरीके से बना रहा था, इसीलिए कि जितनी देर में हमारा ये ऑर्गेनिक खत्म होगा उसके बाद हमने इनऑर्गेनिक के भी ऐसे ही नोट्स तैयार किए हुए हैं, या ऐसे तैयार किए हुए हो कि आपको हैंड रिटन मिले। तो इस मेरी तो कोशिश ये है कि एक अच्छे पैटर्न में लर्निंग हो। मैंने हमेशा क्वालिटी पे फोकस किया, हमारा और एम, लोगो और मोटिव यही है कि आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। आप केमिस्ट्री सीखें, बाकी अल्लाह हायर करे, जहाँ आपके मुकद्दर होंगे आपको वहां जरूर नौकरी मिल जाएगी। हम फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री है, अब आप जाएं मार्केट में विजिट करें, और ये एक बायोकेमिस्ट्री के मेरे नोट्स हैं। अब मैंने क्योंकि बायोकेमिस्ट्री खुद उस लेवल पे नहीं पढ़ा होगा, एज अ कोर्स मैंने इसको अगर नहीं अडॉप्ट किया कभी, तो मैंने इसको स्टार्ट करना, ये मैंने एफएससी से स्टार्ट की थी। उसके बाद आप देखें एफएससी से होते होते मैं बीएससी में गया हूँ, फिर मैंने उनकी क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी, मैंने उसको खुद तैयार किया, फिर मैंने बीएससी के लेक्चर जब एफसी यूनिवर्सिटी में खुद पढ़ाए हैं, खास तौर पे इसके जो बीएस वाले होते हैं बायोकेमिस्ट्री के, हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, ये आपके सामने है। तो ये अगर कोई बंदा कहे जी मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, तो मेरे ख्याल से जितनी बायोकेमिस्ट्री मैंने यहाँ लिखी है, अगर इतनी बायोकेमिस्ट्री आप लोग पढ़ लेते हैं तो होपफुली आपका शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो रह जाएगा। अब बायोकेमिस्ट्री में मोस्टली चीजों को रट्टा लगाना पड़ जाता है आपको, जो बायोकेमिस्ट्री पढ़े हुए हैं उनको आइडिया है। तो कल वो कुछ खैर सर के साथ डिस्कशन हुई स्टूडेंट्स की, और दे वर सेइंग कि हमें कोई लेक्चर समझ नहीं आया या कोई बात नहीं हुई। तो इट्स अ ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे खुल के बताएं। और सिर्फ वो नहीं, ये आपकी कैम्ब्रिज की बुक है, सीआईई की, जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन है। अब मैंने अगर को रेफरेंस देना है ना, तो मैंने यहाँ पर भी जाना है, मैंने तो ये सारी, ये तो मैं पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर कैम्ब्रिज के है, तो आप देख लें, मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूंगा। मैंने उसको बिल्कुल लेके चलना है। मैंने जब आपके नोट्स जो तैयार किए हैं, जहां पर मुझे लगा कि ये चीजें ऐड होने वाली हैं, मैंने उसमें ऐड की हैं। ये सारी वो बुक्स है जो हम डेली बेसिस पर पढ़ाते हैं। उसके बाद आप देखें यहाँ पर जो इनके A2 लेवल्स में जो केमिस्ट्री आती है, ये बेंजीन कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, पॉलीमराइजेशन है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस है। अब ये एफएससी लेवल का काम है, उनका एफएससी है ना हमारी, आप देख लें उन्होंने सिंथेटिक केमिस्ट्री की हुई है। वी विल डू दीज थिंग्स एज वेल। तो आपको इसमें देखें दो चीजें हैं, क्वालिटी हम इंशाल्लाह ताला अपनी पूरी मेंटेन करें, अपनी तरफ से हम क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी को लगता है कि उसको बिल्कुल ही कोई चीज समझ नहीं आ रही, सपोज
तो भाई वेरी सॉरी टू से, लेकिन उसको अपने थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट तब इंप्रूव होंगे जब वो अपनी जनरल स्टडीज को कंप्लीट करेगा। हमारा जो बेसिक स्टडीज का ग्रुप है जो हम दोबारा लॉन्च करने वाले हैं करीब, होपफुली इसके फौरन बाद वो हम लॉन्च कर देंगे। वो इसीलिए होगा कि आप लोग सारे जो हैं वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, इन चीज़ों को तवज्जो दें। और जिनकी एफएससी की वीक है, ये नहीं कि सिर्फ पीपीएससी के लिए, आप किसी प्राइवेट अदारे में भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो आपसे एफएससी तो कम से कम पूछेंगे ना। तो मेरे वो बहन भाई जो मैट्रिक पढ़ाते हैं, जिन्होंने एफएससी कभी नहीं पढ़ा गया, हमने उनके लिए भी डिस्कशन सेशन लॉन्च करना है। ठीक है, आप उस वक्त ज्वाइन करें। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीजें जो है ना, आप लोग इससे लर्न करेंगे, आप लोग खुद सीखेंगे। और मैं फिर आपको बता दूं, ये हमारी जो अल्टीमेट ख्वाहिश है वो यही है। हमें यहाँ पर बाय गॉड मैं अपनी बात करता हूँ और मैनेजमेंट की भी पूरी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारा एक भी नया स्टूडेंट एनरोल होता है कि नहीं होता, चाहे ये डेमो लेक्चर है। हमारा मकसद ये है कि हमारे पास जो बंदा आए वो क्वालिटी एजुकेशन लेने आए, उसको ये हो कि मेरी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव हुई है, मैंने केमिस्ट्री में लर्निंग की है। ये हमारा अल्टीमेट गोल है आप सारों के लिए। बाकी इंसान का रिस्क उसको ऐसे ढूंढता है जैसे उसको मौत ढूंढती है। तो वो आप खुदा की कसम ये कभी ना जेब में लाइएगा कि हम सिर्फ एक पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की इंक्वायरीज बाद में भी थी, ये सारे ग्रुप मेंबर्स को पता है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने किसी नए ग्रुप मेंबर को एक टाइम के बाद ऐड नहीं किया, चाहे वो कितने मर्जी को तरले डालता रहे। हमने कहा यार अब आपका वो ग्रुप मतलब 30 थे, हम 5वें 6ठे लेक्चर पे पहुंचे हुए हैं, आप कहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, वो हमको नहीं अकोमोडेट किया। भरने पे आए तो हम फीस कम कर दें, आपके पास बच्चे ही बच्चे आ जाएगा। 2 2.5 3 4 हज़ार 3 हज़ार रुपये देने तो किसी के लिए मसला नहीं है। बाकी जो फीस के मामला आता है और बाकी मामला आता है वो मैनेजमेंट डील करती है, मैं उसमें ना डायरेक्ट आता हूँ और ना ही मेरा वो डायरेक्ट डोमेन है। तो वो आप मैनेजमेंट के साथ ही डिस्कस करेंगे। तो हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर को अपनी क्वालिटी तक जरूर कोशिश करेंगे कि हम अच्छी रखें। आगे से मतलब अगर इफ यू वांट टू ज्वाइन, बिल्कुल आप ज्वाइन करें। क्वेश्चन आंसर आपके पास फिर मैं कह रहा हूँ ओपन सेशन है। आप अभी 2 4 मिनट 5 मिनट इवन 10 मिनट पहले लें, आप मुझसे खुल के क्वेश्चन पूछें। आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके लिए परेशानी है वो, और इसकी कोई फीस भी नहीं लगेगी क्योंकि डेमो लेक्चर है, तो आप बिल्कुल वो चीजें पूछें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा आपको पुराना स्टूडेंट बहन भाई हमारा जो यहाँ है, उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल वो क्वेश्चन पूछ लो, हम बिल्कुल उसको अकोमोडेट करेंगे। हाँ कुछ चीजें मुश्किल है, कंफ्यूजिंग है बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल जी मिसबा, आप बिल्कुल पूछे जी बेंजीन की रिएक्टिविटी के बारे में, बिल्कुल आप अनम्यूट करें जी। अस्सलाम जी वालेकुम मैं सर। बता रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज आ रही है? जी बच्चे आ रही है, आप क्वेश्चन पूछें। आवाज आ रही है। सर मैंने पूछना है कि जब हम इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं विद रेफरेंस टू द बेंजीन, तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीशी होती है। तो कौन सी वाली स्टेटमेंट कंसेप्चुअली राइट है कि ये जो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक ये करता मैं है, बता दूं, क्या ये सही बात होगी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन स्पीशी एक्सेस बेंजीन के, स्पीशी हमेशा अटैक नहीं करती है? नहीं नहीं नहीं, याद रखिएगा बेंजीन के ऊपर 2019 के आर्टिकल से पहले ये कॉन्सेप्ट था कि बेंजीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी यानी पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करेंगे। अच्छा बेंजीन के बारे में ना मैं आपको एक थोड़ी सी कहानी सुना देता हूँ, ये वाली चलें, कंसेप्ट ही सही है। आप आज हम आपके क्वेश्चंस डील कर लेते हैं, इससे भी कॉन्सेप्ट ही आप लोग इम्प्रूव करेंगे। रैंडम हो जाएगा थोड़ा लेकिन कोई बात नहीं, इससे आप लोगों को शायद जजमेंट आसान हो जाएगी कि आइदर यू वांट, लाइक जितने भी हमारे न्यू एंड ओल्ड मेंबर्स हैं, जरा मजीद थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बाकी आप परेशान ना होइएगा, आपका अगर एक्स्ट्रा लेक्चर करवा के भी मुझे ये टॉपिक कवर करवाना पड़ा तो मैं करवा दूंगा। बेंजीन असल में है क्या, सबसे पहले ये बताएं ये कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड है। ये अल्केन है, मिसबा आपने बताना है, ये अल्कीन है या अल्काइन। सर ये जी इंटरमीडिएट है, हम इसको सेपरेट क्लास में डिस्कस करते हैं, हम एरोमेटिक इसको कंपाउंड है। सेपरेट क्लास में अच्छा जी एरोमेटिक का मतलब क्या है, व्हाट इज एरोमेटिसिज्म। सर ये ग्रीक वर्ड था, तो इसके साथ एक स्पेशल एरोमा एसोसिएटेड था, जो भी कंपाउंड जैसे थे जिनमें बेंजीन रिंग हो हम या केमिकली इसके इसको कैसे करते डेरिवेटिव्स हैं, हो। हाँ हाँ वो कहानी है, वो मुझे पता है, एरो सर मुझे इसको इसके केमिकली इसके हम कैसे। रेजोनेंस जो है इसके अंदर ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड, अच्छा वो उसको जो ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स है उससे हो क्या रहा है। तो कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस हो रही होती अच्छा है। मैं बेंजीन को ऐसे बना सकता हूँ कि बेंजीन में
ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। और इसी तरह फिर मैं जब इसको रेजोनेट करूंगा अकॉर्डिंग टू कील स्ट्रक्चर, तो मैं इसको यूं रेजोनेट करूंगा, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक हो गया? जी बिल्कुल। अच्छा, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ बेंजीन में कितनी होती है? 1.397 होती है। सर इंटरमीडिएट होती है इसकी, जिस तरह नहीं स्ट्रक्चर नहीं, इंटरमीडिएट। 1.54 सिंगल बॉन्ड कार्बन की है ना। जी जी। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से थोड़ी ज्यादा होती है और सिंगल बॉन्ड से कम होती है। हाँ जी, इंटरमीडिएट दोनों 1.397 के। ये हम पढ़ते जी हैं ना, एफएससी में जी हम ये जी पढ़ाते भी हैं। जी। एरोमेटिसिटी का असल मतलब क्या है? ये होता क्या है? आपने ये, क्या ये स्ट्रक्चर दुरुस्त है इसका, जो सर हम ये दोनों। स्ट्रक्चर? नो सर, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, रियल स्ट्रक्चर क्या है इसका? सर रोबिन्सन स्ट्रक्चर था ना, तो वो इसमें तो रेजोनेंस कंसिडर किया था। रेजोनेंस रोबिन्सन हाइब्रिड जी जो होता है वो रियल स्ट्रक्चर होता है सर। ठीक है, लेकिन इसमें हाइब्रिड क्या है, यानी किस तरह से ये होगा? इसका क्या मकसद है जब हम यू बनाते हैं? सर कि ये बॉन्ड किसी भी दो कार्बन की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरे स्ट्रक्चर पे रेजोनेट हो रही है पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन जब रेजोनेट हो रहे हैं तो किस तरह से रेजोनेट हो रहे हैं? यानी जब बॉन्ड बना होता है, तो क्या ये बॉन्ड जब इधर है या इधर है, या वो इधर होगा या वो इधर होगा ना, इसका जी मतलब इन पोजीशन पर फिक्स होगा ना बॉन्ड। जी ये कभी फिक्स नहीं है, इट इज नॉट अ बॉन्ड, देयर इज यस सर। नो बॉन्ड इन बेंजीन रिंग। जी। बेंजीन रिंग में बॉन्ड नहीं होता। वो होता क्या है? असल में आपके पास ये डेंसिटी है, आप तवज्जो देनी है आपने, जो आपका क्वेश्चन है ना उससे आपको इससे आंसर मिलेगा उसका। लेट्स सपोज ये मेरे पास वो बेंजीन रिंग है, मैं उसको जरा 3 डायमेंशनली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कामयाब तो शायद नहीं हो पाऊंगा, लेकिन कोशिश करके देख लेते हैं। अच्छा जी, हमने इसको sp2 हिब्रिडाइज किया। अब जो sp2 हिब्रिडाइजेशन है उसमें pz ऑर्बिटल जो है वो फ्री है, ये ऊपर और नीचे की तरफ। अब एरोमेटिसिटी है क्या? एरोमेटिसिटी का मतलब है आपके पास इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रोटेट करते हैं, घूमते हैं बकायदा। ये या वो ऊपर की तरफ घूमेंगे, तो या वो नीचे की तरफ घूमेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये क्या है? एरोमेटिसिटी पे ही बात करते हैं, ये क्या है? इसका नाम बताएं, एनीबडी, बिल्कुल बिला झिझक हो के भाई डिस्कशन कर रहे हैं। इसका नाम साइक्लोपेंटेन क्या सर। है? साइक्लोपेंटेन। इसका साइक्लोपेंटेन। नाम, किस साइक्लोपेंटीन। सर इसका नाम किसका क्या किसका नाम बताएं? है? ये जो मैं साइड पर स्ट्रक्चर बना रहा सर नजर नहीं, विजिबल नहीं है। हूँ, जी इरफान साहब को नजर आ रहा है, यहाँ शफीउल्लाह साहब को नजर आ रहा है जी। आप बताएं ये क्या है? इसका नाम क्या है जो स्ट्रक्चर आप बना रहा हूँ? जी इसका नाम बताएं शफीउल्लाह। जी 1 और 3 सर वन साइकिल। थ्री साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लोपेंटाडाइन हो गया। जी अच्छा, सर। क्या 5 कार्बन एरोमेटिक हो सकते हैं? नो, रिसाइक्लिक होंगे। अच्छा, ओ अच्छा अगर मैं यूं कर दूं, अब क्या ये एरोमेटिक है? यस सर। यस, कैसे एरोमेटिक है? ये बताइए। ओबे हक्का रूल सर। ड्यू टू शाबाश, कॉन्जुगेशन, इसमें कॉन्जुगेशन भी हो रही है। ये 4n+2 है। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये बताएं जरा, अब ये बेंजीन है ना, हमने तो सिंपल बेंजीन पढ़ा है, कि ये एरोमेटिक, ये क्यों बेंजीन, ये क्यों है? क्योंकि हक्कल रूल के मुताबिक 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और ये 2, ये इसमें रेजोनेट करेंगे। अच्छा यार। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं जरा, ये एरोमेटिक है कि नहीं?
Anybody? नहीं सर नो। ये नहीं है। बड़ा सी एरोमेटिक नहीं है, यस सर। यही आंसर है ना आप लोग का। अच्छा, अगर मैं ऐसे करूं 4 × 0 + 2, तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला एरोमेटिक नहीं है? सर एरोमेटिक तो है लेकिन इसकी जो है ना स्टेबिलिटी नहीं है। ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक का ही नहीं। Iron can be अब देखें ना, हक्कल रूल सर इसमें एंगल स्ट्रेन है। 4 × 3 + 2 एरोमेटिक, वो एंगल स्ट्रेन समथिंग एल्स, वो आप हम जो फ्लैग पोल इंटरेक्शंस की बात करेंगे, फ्लैग पोल रिपल्शंस की बात करेंगे, वो इसकी स्टेबिलिटी और डीस्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, दैट इज अनदर स्टोरी। लेकिन अगर ये ऐसा कोई थ्योरेटिकल मॉलिक्यूल है, सपोज हाइपोथेटिकली बना लें, तो व्हाट इज एरोमेटिसिटी? एरोमेटिसिटी असल में बेंजीन तक महदूद नहीं है। देयर कैन बी एनी कंपाउंड हैविंग 4n + 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एरोमेटिक। उसमें 0 भी हो सकता है, उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। अब जो क्वेश्चन था, ये तो सिंपल एक एरोमेटिक कंपाउंड का क्वेश्चन है ना। अगर मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर मुझे एक नेगेटिव चार्ज को अटैक करवाना है, जी मिसबा, तो क्या नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक कर सकता है? जो इलेक्ट्रॉन पहले से इसमें रिंग में घूम रहे हैं, क्या वो नए इलेक्ट्रॉन को आने देंगे? नहीं, रिपेल कर देंगे। रिपेल कर जाएंगे। इसका मतलब इस पे सिर्फ कौन अटैक कर सकता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा। अच्छा ये बताएंगे, अगर इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक होगा, तो क्या सोडियम पॉजिटिव बेंजीन इन पे अटैक कर सकता है? नो सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं अटैक Why we करेंगे। need a strong electrophile? सर इसकी और डिलोकलाइजेशन को तोड़ना मुश्किल है। ये पॉइंट है, देखे ना, ये डीलोकलाइजेशन को तोड़ा नहीं जा सकता। Cl positive is very strong electrophile as the sodium ion. It is stable electrophile. It is unstable electrophile. हम बेंजीन में हमेशा अनस्टेबल इलेक्ट्रोफाइल को करवाते हैं। अच्छा ये बताएं, SO3 पे कोई चार्ज नहीं है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? जी सर। कैसे है? सर सल्फर जो है वो उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन ने दी हुई है। इसका प्रॉपर आंसर दें कि वाई SO3 इज इलेक्ट्रोफाइल। क्वेश्चन है ये। सल्फर 6 और 8 6 एनीबॉडी, कोई बंदा इसका आंसर कर सकता हो? सल्फर क्यों, किस तरह पता चलता है कि ये है? सर इसके 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज हो गए हुए हैं इसने। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। कैसे है? ये है ना, ये है ना सल्फर ट्राइऑक्साइड। नहीं, इसमें वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता सना नूर, वो डी ऑर्बिटल भी नहीं इसमें वेकेंट है, वो वेकेंट इसके साथ ऑर्बिटल। 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स अटैच हैं, तो वो जो सेंट्रल इसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब डेंसिटी फिर होती है एक अपनी मिनट, तरफ पुल कर रहे होते हैं। इसका तो मतलब ये हो सल्फर गया पे कि अगर डेफिशिएंसी कार्बन होती है। डाइऑक्साइड है, तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड को भी एज एन इलेक्ट्रोफाइल यूज करना चाहिए था। सही इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, Cl2 है ना, तो ये तो SO2 है, SO3 है, CO2 है, और सर SO3 Cl2 की बात करें। Cl2 तो अभी बात ही नहीं हो रही, SO2 और CO2 की बात हो अच्छा रही है। CO2 है सर। तो क्या ये अटैक कार्बन नहीं कर सकता? सर ये सिमेट्रिकल, ये ये बात है, सिमेट्रिकल है CO2। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को कहाँ पढ़ा था हमने? शाबाश, फिजिकल वाले बताएं। मैंने सर यहाँ डायपोल दैट्स द मोमेंट का, पॉइंट, डायपोल डायपोल मोमेंट, ये है, मोमेंट ये का चीज है पढ़ा था। concept, कि इसमें डायपोल मोमेंट बैलेंस नहीं है। याद आया कहाँ पे हमने पढ़ा, कहाँ था, यूज कहाँ हो रहा है? ये चैप्टर डायपोल नंबर मोमेंट 6 ऑफ इक्वल नहीं फर्स्ट ईयर क्लास। है। और ये देखें, ये डायपोल मोमेंट 0 है। तो आपने यहाँ पे डायपोल मोमेंट अगर एमसीक्यूज में उसने पूछा होगा ड्यू टू डायपोल मोमेंट, तो आपको जवाब देना पड़ेगा ये डायपोल मोमेंट की वजह से। मैंने ये पढ़ा हुआ है, GRE के जो सब्जेक्ट का पेपर हुआ था, GRE के सब्जेक्ट के पेपर में उसने एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ था और एक
SO3 and CO2 both are attached with highly electronegative oxygen. Then why SO3 is nucleoelectrophile but CO2 is not? वो आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ से है, नेगेटिव तो अटैक ही नहीं करेगा। ये बात क्लियर हुई मुझको आपको? जी सर, लेकिन मेरा क्वेश्चन ना थोड़े, मैंने कुछ और पूछना चाहा था। क्या मेरा पूछना मतलब ये था आपने? मेरा मतलब ये था कि बेंजीन, हम कंसेप्चुअली स्टेटमेंट कौन सी राइट है कि बेंजीन अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पर या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन पर? एक रूल याद कर लें, हमेशा जब भी अटैक होगा इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। यस सर, यही इलेक्ट्रॉन पूछना चाहा था। हमेशा यानी कि डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे अटैक इलेक्ट्रॉन जी डेफिशिएंट स्पीशी कभी अटैक नहीं करती ना? वो अटैक नहीं करती, उस पर अटैक होता है ना। जी भाई ये ठीक है। लड़की वाले हैं, ये लड़के वाले हैं, दूल्हा बारात लेकर आएगा, दुल्हन बारात लेके नहीं जाएगा। सिंपल याद रख, ठीक है सर, होपफुली अब नहीं थैंक भूलेगा यू। कोई। इंशाल्लाह, थैंक यू। ओके, एनीवे इंशाल्लाह सर वैसे ऐसे नहीं होता कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है हाँ वो नेगेटिव को अप्रोच करती है और सिंबॉलिकली हम ये बताते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हम ये कह रहे होते हैं कि वो रोमिंग कर रही है, आयन घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज को जहां वो मिलेगा वो उस पर अटैक कर देगा। ठीक है सर। ठीक है, ये आपने जेन में रखना है। एरोस का साइन, ये असल में एरो का साइन पूछना चाह रही थी, किससे किस तरफ होगा, इधर से इधर होगा या इधर से इधर होगा। मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ, वो असल में ये है। ठीक है अच्छा, अब ये बेंजीन की बात हमने की है ना, तो बेंजीन के अंदर से आप देखिए उसने 3-4 ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट डिस्कस और हमने कर लिए आपस में डिस्कस, और हो सकता है इसमें कोई नई बात भी आपको सीखने को मिली हो। आई एम श्योर कि आपने पहली बार सीखा होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला भी एरोमेटिक है अक्कल रूल के मुताबिक, अगर उस पर चार्ज है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये यहाँ पर रेजोनेट होता है, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर रेजोनेट करेगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज इसमें डिफरेंट पोजिशन पर जा सकता है ना आइडेंटिकल, तो ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा इसके अंदर। ये चीजें इसमें बिल्कुल हैं। तो असल बताने का मकसद क्या है कि ऑर्गेनिक की दोस्तों डोमेन एक नहीं है। अगर मैं ऑर्गेनिक को एक जगह पे लाके बंद करने की कोशिश करूंगा तो ऑर्गेनिक समराइज कितनी हम कर सकते हैं, जितनी हमारे लिटरेचर के मुताबिक, बस ये ज़हन में रखें। उस लिटरेचर के मुताबिक जो मैंने समराइज करने की कोशिश की है वो कॉन्सेप्ट आपके सामने है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म से। हमारे पास डिफरेंट किस्म के रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं। For instance, substitution, addition, elimination, rearrangement, pyrolysis, decomposition. अब सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक निकल जाएगा दूसरा ऐड हो जाएगा, SN1 SN2। मेरे ख्याल से मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं। एडिशन क्या है, ब्रोमिनेशन, Br2। हाँ जी, किस चीज का टेस्ट होता है Br2? शाबाश, ऑब्जेक्टिव है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट शाबाश। अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए। मैट्रिक वाले आ गए इधर, शाबाश। इंटर वालों को खैर पता ही है, लेकिन मैं मैट्रिक वालों को पता है। अच्छा, इसके अलावा भी एक टेस्ट होता है अनसैचुरेशन का, डबल बॉन्ड का, बायर्स टेस्ट, KMnO4 टेस्ट। KMnO4 टेस्ट, शाबाश, गुड। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब क्या है, करवा क्या देंगे। बनता है एलिमिनेशन? बीटा एलिमिनेशन हम कल लोग मैंने पढ़ते थोड़ा हैं। सा डिस्कस किया, और फिर मैंने आपको बताई थी बीटा एलिमिनेशन जो है वो वाटर की मौजूदगी में नहीं होती, किसकी मौजूदगी में होती है, अल्कोहल अल्कोहल की KOH। मौजूदगी में। उसके अंदर जो पीएच होती है वो चेंज हो रही है। ठीक है, अब आए रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्या है, कोई बंदा बता सकता है रीअरेंजमेंट का रिएक्शन? एनीबॉडी? एफएससी में है रीअरेंजमेंट। सर वो जो एडिशन ऑफ वाटर करवाते हैं उसमें इथाइंस में, दैट इज टॉटामेरिज्म, नॉट अल्काइन के। वो HgSO4 और H2SO4 के रिएक्शन की बात कर रही हैं आप, आई कैन अंडरस्टैंड। असल में सर आप वो जो मैं समझ गया, वो आप इसकी बात कर रहे हैं, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इसके अंदर जब हम ऐड करवाते हैं H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4, तो हमारे पास ये इस तरह बन जाता है HC डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आ जाता है OH, और यहाँ पर आ जाता है H। फिर अनसैचुरेटेड अल्कोहल जो है वो अपने टॉटोमराइजेशन होती है, इंट्रामोलेक्युलर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होती है, टॉटोमराइजेशन। और इस टॉटोमराइजेशन की वजह से कीटो इनोल रीअरेंजमेंट है, जिसकी वजह से CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H बनता है आपके पास। मैं इसकी बात नहीं कर रहा,
मैं किसी और रीअरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ। चैप्टर 7 में आपने उसके बारे में पढ़ा था। सर शाबाश। ओजोनोलिसिस में भी रीअरेंजमेंट होती है। ओजोनोलाइसिस में तो ओजोनाइड और मोनोजोनाइड और मोनोजोनाइड ओजोनाइड, कन्वर्ट होता है ओजोनाइड ना में ना ना जी। ना ना, वो अरेंजमेंट हो रहा है, वो बॉन्ड क्लीवेज की अरेंजमेंट हो रही है। सर यहाँ पीना क्लोन रीअरेंजमेंट। सर एडिशन ऑफ क्लोन वाटर में रीअरेंजमेंट पड़ी थी। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये पीना क्लोन सर लेकिन मैं साथ में सर वो अनस्टेबल से स्टेबल में जो आता है रीअरेंजमेंट्स होती हैं हाइड्रोक्सिल की। इसमें होती है। एडिशन ऑफ वाटर में मेरे ख्याल में जो अनस्टेबल से स्टेबल में हो गई जाता है। हो गई, वो मैं समझ गया। 7वें चैप्टर फर्स्ट ईयर में लिखी हुई है एक रीअरेंजमेंट। सर एंड ब्यूटेन साइड तो ब्यूटेन में जो जाता नहीं सर वो टोटोमरिज्म नहीं नहीं, ये तो नहीं आपने बताया कि नहीं है। सर फिर ये सीजो ट्रांस वाली होगी। नहीं, अभी मैं बताऊंगा, आप हंसेंगे सारे, ये तो मैं आती थी। एफएससी वाले कहाँ गए मेरे दोस्त सारे? एफएससी में सर चैप्टर नंबर 7 आइसोमरिज्म में पढ़ा था ये रीअरेंजमेंट। अभी मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे सर ये मैं आती। सर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए भी तो वो तो करते है हैं। ही नहीं 7वें चैप्टर में, मैं सेकंड ये ईयर के सिर्फ 7वें चैप्टर की बात कर आइसोमरिज्म रहा है, हूँ। क्रैकिंग है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है और अल्लाह के इसमें बंदो, रिफॉर्मिंग नहीं पढ़ा था सर स्ट्रेट चेन को हम उसमें चेंज कि करते हैं, नॉर्मल ऑक्टेन को आप हाई ऑक्टेन में कन्वर्ट करते हैं। ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हम क्या रिएजेंट होता है? सर CH3 CH हाँ हाँ, PEL टेट्राइथाइल लेड, CH3 CH2 होल 4 PB पढ़ा था ना आप लोगों ने? ये रीअरेंजमेंट करिएगा, एक्सक्यूज ये सर, सारों को आती है जी। सर यहाँ पे ये जो TEL हम यूज करते हैं ये किस तरीके से ये नॉकिंग को प्रिवेंट कैसे करता है इस असल में तरीके से? ये देखिए, ये है आपके पास स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मैकेनिज्म असल में पूछ रहे हैं, वैसे तो इसका मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि पीपीएससी में मैकेनिज्म तो उसने नहीं पूछना है सच। ये आपके पास है CH3 CH2, ये नेगेटिव बनता है। अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ रहा है? लेड जो है ना, ये लेड, इसके साथ 4 लगे हुए हैं, ये वाले लेड पार्शियल पॉजिटिव है और ये सारे पार्शियल नेगेटिव है। अब ये लेड क्या करता है, यहाँ से बॉन्ड क्लीव करता है, अपने साथ मिलाता है और इसको लूज कर देता है, एक को मिलाता जाता है, एक को लूज करता जाता है। अब जब इसको लूज करता है ना तो ये यहाँ पर अटैक करते हैं। तो आपके पास असल में टेट्रा इथाइल लेड के अंदर से जो पार्शियल नेगेटिव वाला पार्ट होता है वो जाके अटैक कर रहा होता है इसके ऊपर। अब आप कहेंगे सर ये तो एक नॉन पोलर चेन है, तो नॉन पोलर चेन को वो कैसे क्लीव करवा सकता है? ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे निकल अपनी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और जब वो डबल बॉन्ड के करीब से गुजरता है तो उसको क्लीव करवा के हाइड्रोजन उसमें ऐड करवा देता है। इसको नॉन पोलर मैकेनिज्म का नाम देते हैं। तो नॉन पोलर मैकेनिज्म के थ्रू टेट्राइथाइल लेड जो है ये इसको ब्रेक करता जाता है और आपके जो कंपाउंड होते हैं उसके साथ अटैच होते चले जाते हैं, वो फ्रेगमेंट्स बनाता है असल में उसको। तो वो जो फ्रेगमेंटेशन इस तरह की अरेंजमेंट में आपस में जुड़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हाई ऑक्टेन में चला जाता है। थैंक यू। जो 100% इसको आर्बिट्रेरी नंबर कहते हैं, ऑक्टेन नंबर 100। सर आपकी आवाज कट रही है। ये हाँ 100 का मतलब 100 होगा। सर दोबारा रिपीट कर दें, आपकी आवाज जो है वो डिस्टॉर्ट हुई थी। अभी भी सर नहीं आ आवाज रही? ओके, मैं ये बता रहा हूँ, अभी भी नहीं आ रही? आ रही है सर अब ओके, बात। इसमें 4 ब्रांचेस देखें। ऑक्टेन में मैक्सिमम ब्रांचेस कितनी हो सकती हैं? ऑक्टेन में मैक्सिमम ब्रांचेस ये हो सकती हैं। इसका मतलब अगर 4 ब्रांचेस है तो मैंने इसको ऑक्टेन नंबर दे दिया 100 मैक्सिमम ब्रांचेस में। अब अगर मैं इसको यूं बनाऊं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक ब्रांच कम हो गई, तो इसका ऑक्टेन नंबर कितना होगा? 75। अगर मैं यूं कर दूं 1 2 3 4 5 6 और इस तरह 2 ब्रांचेस कर दूं
तो इसका ऑक्टेन नंबर कितना हो जाएगा? 50। ये मुझे पता है लोगों को समझ ही नहीं आती कि ऑक्टेन नंबर निकालना कैसे है। ये देखें, अगर ऐसे करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एक ब्रांच लगा दूं तो इसका ऑक्टेन नंबर कितना होगा? 25। और अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका ऑक्टेन नंबर कितना होगा? 0। ये बात समझ आई आप लोगों को? ब्रांचेस से कैसे ऑक्टेन नंबर चेंज होता है नो वो सर। अब आपको नहीं समझ रहे? मैक्सिमम ब्रांचेस होगी तो ऑक्टेन नंबर हाई होगा, और अगर लीस्ट जितनी ब्रांचेस कम होती जाएंगी ना, मिसाल के तौर पे इसमें 4 ब्रांचेस लग सकती हैं, ये वाली 1 2 3 4 ऑक्टेन में, तो इसका मैक्सिमम नंबर 1 2 3 4 25 जमा 25 जमा 25 जमा 25 कितना हो गया? 100। अच्छा, फर्ज करें मेरे पास हेप्टेन होता, 7 कार्बन होते, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये देखें, अगर मेरे पास 7 कार्बन होते, 1 2 3 4 5 6 और 7, अच्छा इससे ज्यादा ब्रांचेस नहीं बन सकती, ये मैक्सिमम ब्रांचेस है जो इसमें हो सकती हैं। तो इसमें कितनी ब्रांचेस हैं? 1 2 और 1 3, इसका मतलब 33 प्लस 33 प्लस 33, ये तकरीबन 100 हो जाएंगे, यानी 33.3 33.3 33.3। अब अगर एक ब्रांच कम कर दूंगा तो इसका ऑक्टेन नंबर, अगर मैक्सिमम ब्रांचेस का 100 है, तो 1 2 3 4 और 5 और इसमें 2 ब्रांचेस रह गई, तो इसका ऑक्टेन नंबर कितना हो जाएगा? 66.6। और अगर इसको मजीद में निकाल दूं तो इसका हो जाएगा 33.3। ये ऑक्टेन नंबर निकालने का तरीका है, जस्ट मैं जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। चलें, तो हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे और आप यहाँ देखें कि ये पायरोलिसिस एंड डीकम्पोजिशन आते हैं। अब देखें फ्री रेडिकल्स हैं, जब फ्री रेडिकल्स के रिएक्शन होते हैं तो उसके 3 स्टेप्स हैं। एक स्टेप है इनिशिएट करना रिएक्शन को, एक है उसको प्रोपागेट करना और तीसरा है उसको टर्मिनेट करना। इनिशिएशन में आप स्टार्ट करते हैं सनलाइट वगैरह से, जैसे आप जानते हैं। प्रोपागेशन में एक रेडिकल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, और टर्मिनेशन में दोनों रेडिकल आपस में अटैक करते हैं, फ्री रेडिकल्स, और एक दूसरे के साथ बॉन्ड को खत्म कर लेते हैं। अब देखें, सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल बेंजाइल का स्टेबल होता है, बता सकते हैं क्यों? शाबाश बताइए। रेजोनेंस की वजह से। ना, पायरोलिसिस कहते हैं कि जब आप हीट के जरिए किसी चीज को ब्रेक करते हैं, और डीकम्पोजिशन जो होती है उसमें किसी भी तरह से वो डीकम्पोज हो सकता है। पायरोलिसिस में आप लाइसिस का वर्ड यूज कर रहे हैं हीट के साथ, डीकम्पोजिशन में आप उसको किसी भी तरह डीकम्पोज कर सकते हैं। वो बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन हो सकती है, वो कोई भी डीकम्पोजिशन होती है, दैट डजंट मैटर। अब यहाँ देखें, यहाँ पर डीलिजेशन कौन सा इफेक्ट होता है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है? जी शाबाश बताइए। ये बेंजीन है मेरे पास सपोज, तो इसमें अगर मैं यूं एक रेडिकल बना देता हूँ, तो अब बताएं क्या ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है बेंजीन का या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है? बेंजीन रिंग का अपना नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो वो खींचेंगे ना, तभी तो डीलोकलाइजेशन होगी। कल मैंने क्या बताया था? कॉन्जुगेशन कॉस डीलोकलाइजेशन। किसी को याद आया? और लेक्चर का लास्ट चल रहा था, लाइकोपीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। जी, ये बात समझ आई बच्चों आप Yes, लोगों को? अच्छा, अब यहां से मुझे बताएं एलाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप्स कौन से होते हैं? अब एलाइल ग्रुप्स ये वाले ग्रुप्स हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सर अल्टरनेटिव डबल। सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अब क्यों? मिसाल के तौर पे अगर यहाँ रेडिकल बना तो भाई वो रेडिकल कभी इसके ऊपर घूमेगा, कभी इसके ऊपर आएगा, कभी इसके ऊपर आएगा, कभी इसके, वो रिंग में ऐसे घूमता रहेगा या इधर ऐसे घूमता रहेगा इसके ऊपर, तो वो डीलोकलाइज हो जाता है। डीलोकलाइज होने से
रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी बढ़ती है। रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी के बढ़ने से क्या होता है जी, बता सकता है कोई? रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी बढ़ने से क्या होता है? दोस्तों, रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी बढ़ने से क्या होगा? ओ माय गॉड, अल्लाह के बंदो, बॉन्ड तक तो हम पहुंचे ही नहीं अभी, हम तो सर इंटरमीडिएट की बात। रिएक्शन रेट कम नहीं हो जाएगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। दोबारा सोचें। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। एक्सीलेंट मरियम असद, शाबाश। जब प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, इंटरमीडिएट जिसका जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है वो उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि देखें, ये मेरे पास है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये कार्बोकेटाइन बनाओ, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाओ और टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाओ जी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? टर्शरी कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, यही पढ़ते हैं ना हम लोग। जी सर। तो अब इसमें ये है डीलोकलाइजेशन। इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। यही वजह है कि आपका जो लुकस टेस्ट है उसके अंदर जब टर्शरी अल्कोहल में आप ऐड करते हैं HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो ऑयली लेयर कब बनती है? इमीडिएट लेयर बनती है टर्शरी पे। क्यों? क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा स्टेबल है ना, जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतना ज्यादा अच्छा। सेकेंडरी हो तो 5 to 10 मिनट शाबाश, और प्राइमरी हो तो हीट ऑन करने। हीटिंग। ये आपको एफएससी में पढ़ाया हुआ है, ये साथ जी रिलेट सर। करनी है चीजें आपने इसमें। यही चीज आपने वहां पर भी पढ़ी थी कि आपके पास H2SO4 जो है वो 75% यूज होता है जब आप अल्कीन बनाते हैं प्राइमरी अल्कोहल से, 60% यूज होता है जब आप बनाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल से, और 20% यूज होता है जब आप टर्शियरी अल्कोहल से बनाते हैं अल्कीन। इसमें कितना टेम्परेचर होता है? 140 to 170। इसमें 100 और इसमें 80 डिग्री। मेरे फिगर्स गलत हो तो उसको ठीक कर लीजिएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यूज होगी। हाईएस्ट टेम्परेचर है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन चाहिए प्राइमरी अल्कोहल के लिए, सेकेंडरी के लिए उससे कम, टर्शरी के लिए उससे कम। क्यों? जब OH ग्रुप इसके साथ से रिमूव हो रहा है तो वो OH ग्रुप, ये वाला ग्रुप जो है ये स्टेबल क्यों हो रहा है? इसकी स्टेबिलिटी है, इसको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कहेंगे। ये रैंडमली मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरह से इनको रिलेट किया जा सकता है। थोड़ी थोड़ी चीजें हम यूं कर रहे हैं ना, ताकि आपको ये चीजें रखो यूं हो जाए दिमाग में। अच्छा, यहाँ देखें जरा, मैं यहाँ पर ये देखें, ये साथ मैंने ऑब्जेक्टिव ऐड किए थे, ये देखें। कार्बन कार्बन बेंजीन में कितना है? 1.39। मेटा नाइट्रोफिनोल इज 100 टाइम मोर एसिडिक देन फिनोल। क्यों होता है भला? नेगेटिव इंडक्टिव है। कोई बंदा बता सकता है कि फिनोल 100 टाइम्स कैसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है नाइट्रेशन से? चलें इस ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं। अब ये तो ऑब्जेक्टिव पिछले सालों का ना, इस पे तो कोई बंदा इतराज कर ही नहीं सकता कि सर ये ऑब्जेक्टिव तो बहुत सर मुश्किल है। नॉन पेयर नाइट्रोजन का। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, कंसेप्ट कंफ्यूज नहीं करने। एक सवाल ये दोबारा। फिनोल है और एक ये फिनोल है। लॉन पेयर ऑक्सीजन। अल्लाह अकबर। तो सॉरी, सर मेटा पे NO2 नहीं होगा। जी। आप बताएं इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है इन दोनों में? इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। पैरा नाइट्रोफिनोल। पैरा नाइट्रो तो नहीं है, अमाइन है, ये नाइट्रो है।
जी शाबाश, बताइए मेटा नाइट्रोफिनोल सर स्ट्रॉन्गर होगा क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट सर, इलेक्ट्रॉन ये विथड्रॉइंग ग्रुप लिखा इलेक्ट्रॉन हुआ है। खींचेगा, यानी अगर जी सर। ये मेरे पास फिनोल है, जब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ये जो मतलब यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, इसने पॉजिटिव रिलीज किया और इसका नेगेटिव यहाँ गया, तो ये जो एन डबल बॉन्ड ओ है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इसके अंदर जाएगा, ज्यादा देर तक वो एनओ ग्रुप के अंदर घूमता रहेगा। अच्छा, ये वीकर होगा कैसे? अच्छा चलिए, इस अब ये इसका ट्रेंड डिस्कस करते हैं। इन तीनों में, ए बी सी में, एसिडिक करैक्टर को प्रायोरिटी से जरा सेट करें। एक सिंपल फिनोल है, एक अमाइन फिनोल है, और एक मेरे पास सिंपल फिनोल और नाइट्रोफिनोल है। अब बताएं इन तीनों में से ए बी और सी का एसिडिक करैक्टर कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करेगा? ए, फिर सी, फिर बी। क्योंकि नाइट्रोजन तो लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, जो लॉन पेयर डोनेट करेगा वो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अंदर आने ही नहीं देगा, ये एच पॉजिटिव रिमूव ही नहीं होने देगा। ये एसिडिक करैक्टर है, ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं पेपर में, आप जरूर दुआएं देंगे हमें, जरूरी नहीं कि सिर्फ पीपीएससी में, जहां पर भी कंसेप्चुअल पेपर बनेगा ना और इसके करैक्टर का जिक्र आएगा, उसमें आप जरूर याद करेंगे कि ये हमें बताई थी सर ने बात कि इस तरह से हो रहा है। अच्छा ये देखें, ये छोड़ें, इसका बताएं। रिपीट करते हैं। इस नाइट्रो में ये नाइट्रो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, जिसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है फिनोल में, वो एसिडिक करैक्टर को इंक्रीज कर देता है। जिसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है फिनोल में, वो एसिडिक करैक्टर को डिक्रीज कर देता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ना, तो बजाय इसके कि ओ के इलेक्ट्रॉन इस रिंग के अंदर आए, वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव रिलीज नहीं होता इसके अंदर। अच्छा आगे देखें, ये तो मेरे पास एबीसी है ना, इसका बताएं इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? अब जरा यूं करने लगा हूं मैं थोड़ा सा, ताकि थोड़े से जरा जो माशाल्लाह मेरे दोस्त हैं, तो उनको जरा पता चले कि हमने कंपाउंड सेम डिस्कस ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं। एसिडिक बेसिक करैक्टर बहुत कॉमन ऑब्जेक्टिव है, ये सारे जानते हैं कि जी ये इस तरह के ऑब्जेक्टिव तो वो लाजमी पूछेंगे। जी बताएं, इन तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा, वीकेस्ट कौन सा? स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक कौन सा है और वीकेस्ट बेसिक कौन सा? चलें इसको नाम देते हैं ए बी और सी। स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक कौन सा और वीकेस्ट कौन सा? सर ए और अच्छा सी जी, तो आपकी आपने नजर में ए स्ट्रॉन्गेस्ट है? सर ए और सी आपने सेम लिखे हुए हैं सर। सॉरी, मुझे इसको यहाँ बनाने दो। जी, आप बताइए। चलिए, आप बताएं जी, शाबाश। आई थिंक सर सी वाला होगा स्ट्रॉन्गेस्ट। अच्छा अच्छा, और वीकेस्ट? बी वाला। दोबारा सोच लें एक बार। ए, फिर सी और फिर बी। मदीहा नियाज, मदीहा नियाज अपना माइक अनम्यूट करें। जी मदीहा, आवाज आ रही है आपको? प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें।
मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है इसके हवाले से। चलिए चैट बॉक्स में बता दें, आपने खुद से सोचा है या तुक्का लगाया? हेलो सर। जी 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 बताइए मदिहा। आपने कहा सर बी, ए सर सी और बी। जी जी सर, ये जो CHO ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, तो ये मेटा पोजीशन पे होना, तो फिर एसिड जो है बेस पे, मतलब इसका इफेक्ट बेसिसिटी को कम इन करता है, डिक्रीज। वही हम पूछ रहे हैं क्यों। सर ये फेवरेबल पोजीशन होती है ना मेटा, आई थिंक सो, हाँ हाँ, क्योंकि थोड़ा जरा अगर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट, जी जी सर इसको जब वो हम इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करवाते हैं ना, हम्म, तो पॉजिटिव चार्ज जो आएगा ना, मेरे ख्याल से वो NH2 ग्रुप है ना, उसके बिल्कुल नीचे वाली पोजीशन पे आ जाएगा। ले जी, आपने आंसर जो दिया है 75% करेक्ट है। मैं आपको थोड़ा मजीद बता दे, तो मैं क्लास में होता तो यानी कोई फिजिकल क्लास होती तो मैं जरूर आपके लिए तालियां बजवाता क्लास में। ये ठीक है लॉन सर। पेयर यहाँ आएगा, जी जी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये पोजीशन नेगेटिव हुई। अच्छा, हाँ जी। ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये पोजीशन जी नेगेटिव हुई। अच्छा, जी ये सर। इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये पोजीशन ये वाली नेगेटिव हो गई। इसका यस मतलब सर। ऑर्थो और पैरा पोजीशन ने नेगेटिव होना है। मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन रुका ही नहीं। इसका मतलब जब मेटा पे इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं, तो मेटा वाले ग्रुप को इलेक्ट्रॉन खींचने का मौका कम मिला। लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा, तो इलेक्ट्रॉन फर्ज करें इधर आया, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इसके बाद इस कार्बन पे चला गया, ऐसे है ना CHO, यस सर। डबल बॉन्ड OH, वो ऊपर गया, फिर इधर आया। अब ये लॉन्ग पेयर जितना ज्यादा रोटेट करेगा उतना बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा। ऑर्थो में ज्यादा करेगा, पैरा दूर है उसमें कम करेगा। ठीक है, इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगी A, उसके बाद C वाली, क्योंकि दूर है वो। मिसाल के तौर पे इधर आया है, साथ ही इसको कोई और लॉन पेयर देने के लिए मिल गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा और ये इधर चला जाएगा। इसीलिए दूर वाले का इफेक्ट कम होता है, करीब वाले का इफेक्ट ज्यादा होता है, मेटा वाली पोजीशन का इफेक्ट बहुत थोड़ा होता है। तो A, C और B, आपने आंसर तकरीबन ठीक दिया था, आपको एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा था इस तरह से। जी सर, थैंक यू तो सो आप देखें मच। ना, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है माशाल्लाह नहीं, बहुत मुझे खुशी हुई। देखिए ये चीजें हैं ना कि मुख्तलिफ स्टूडेंट जो हैं, गुलहाए रंग रंग से है ज़ेब गुलशन, चमन को ज़ौक़ इख्तलाफ से है। तो आप लोग जो डिस्कशन करते हैं, आप लोग लर्निंग करते हैं। अब आपने एक नई चीज इसमें सीखी कि किस तरह से मेटा पोजीशन पे चीजें कम होंगी, ऑर्थो और पैरा पे दूसरी तरह होंगी। तो अगर मैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर की बात करूँ ना, सिर्फ इस किसी चैप्टर की, तो ये देखें सर आपकी वाइफ का इशू आ रहा मेरे है। पास 4 किस्म की अमाइन थी। जी जी, सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर किसका आ रहा है और सबसे कम बेसिक करेक्टर किसका आ रहा है। अब CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो आप देखें इलेक्ट्रॉन गए, नाइट्रोजन से आगे इजीली चले जाएंगे। ऑर्थो पोजीशन पे ये इंटरेक्शन कम क्यों होती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपसे। चलें आप ही आंसर करें, आपने पहले बड़ा जबरदस्त आंसर दिया है। जी शाबाश। इसमें पैरा पोजीशन ऑर्थो से ज्यादा एक्टिव क्यों है? देखिए ये तो स्टीरिक हिंड्रेंस तो होगी, हिंड्रेंस होती तो ये ग्रुप इधर लगता ही ना। और दूसरा हिंड्रेंस से तो ग्रुप ग्रुप को रिपेल करता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का क्या ताल्लुक है? पहुंच गए हैं आप उस पॉइंट तक। असल में देखें, ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ना, NH2CH3, और यहाँ जो लगा हुआ है CH3 और NH2, इसमें ज्यादा बेसिक जो है वो पैरा पोजीशन वाला है। ऑर्थो पे क्या है, तवज्जो दें,
ये भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा है, दोनों डोनेटिंग है, तो पंगा पड़ गया ना। मतलब ये लड़का है, खाला भी रिश्ता देना चाह रही है, फूफो भी रिश्ता करना चाह रही है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। यहाँ पे दूर दूर है। अच्छा चले, आपका रिश्ता आ गया, कोई नहीं, इसी कितने और रिश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है कि ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो ऐसे ऑपोजिट घूमते रहेंगे। यहाँ पर सेम डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन अगर हम कहें ये यहाँ पर आए और ये यहाँ पर आए, तब भी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि ये करीब ज्यादा है। यहाँ पे रिपल्शन का फैक्टर ज्यादा है और यहाँ रिपल्शन का फैक्टर कम है, इसीलिए पैरा वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा एज कम्पेयर टू ऑर्थो। फिर मेटा आएगा और फिर आपके पास सिंपल आ जाएगा। तो देखें, ये बेसिक करेक्टर यहाँ लिखा हुआ है, दोस्तों ने याद रखना आप लोगों ने। एक और बात मैं ना यहाँ थोड़ी सी क्लियर कर दूं सारे लोगों को, प्लीज ग्रुप को तब तक ज्वाइन ना कीजिएगा जब तक आपको लगता है कि आप इसमें सेटिस्फाई नहीं है ना, तो प्लीज मत ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसका इतना थ्रेश होल्ड नहीं है कि वो इन ग्रुप मेंबर्स के साथ बैठ के कॉन्सेप्ट को सीख सके, तो आप जब ऐसे थ्रेश होल्ड के साथ आएंगे कि आप इन ग्रुप मेंबर्स को भी डिस्टर्ब करें, बार बार कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ के जो बड़ा ऑड है, मैं यहाँ पर किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, वेरी सॉरी टू से, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये चीजें आपके सर के ऊपर से गुजर रही हैं, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्टली, तो प्लीज मेरे बाकी ग्रुप के मेंबर्स को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किलों से और बड़ी हम लोगों ने हिम्मत से ना अपना बैच को ना स्टेबल किया हुआ है। नया मेंबर जो भी ग्रुप में ऐड हो, मतलब जिसने भी आना है इस ग्रुप में, वो ये चीज सोच कर आए कि हम जो पहले जितने हमारे लोग चल रहे हैं या जिस थ्रेश होल्ड पे सारे मौजूद हैं, हम उस थ्रेश होल्ड से स्टडी करेंगे। अगर किसी को इसकी बेसिक्स नहीं आती ना, या बिल्कुल ही बेसिक्स का नहीं आइडिया, मतलब बिल्कुल ही आपने किसी ऐसी जगह से एमएससी की है जहां पर पढ़ाते ही नहीं थे, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसमें मैं आपसे ज्यादा उन लोगों की गलती मानता हूँ, उन अदारों की गलती मानता हूँ जिन्होंने इस तरह से ये डिग्रीज अलॉट कर देते हैं, लेकिन स्टूडेंट का थ्रेशहोल्ड वैसा डेवलप नहीं होता। मिसाल के तौर पे, मैं आज यूनिवर्सिटीज का नाम नहीं लेता, लेकिन जो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, जो जीसी से पढ़े हुए हैं, या जो इधर से पढ़े हुए हैं, बीजेडयू का सिलेबस भी ठीक है, उसके अलावा फैसलाबाद का सिलेबस भी ठीक है, चलिए यूनिवर्सिटी भी मेंशन नहीं करता, कई यूनिवर्सिटीज के 4 सेमेस्टर्स में इतनी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं जितनी पंजाब यूनिवर्सिटी के एक सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। मुझे को पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, मैं स्टूडेंट रहा हूँ, लाइक मुझे पता है, लेकिन मुझे वो इतनी पसंद नहीं है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। लेकिन सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से जिसने ये चीजें नहीं पढ़ी ना पहले, या उसने इनको टच नहीं किया हुआ एमएससी में, तो वो ग्रुप जब ज्वाइन करेगा ना तो वो परेशान रहेगा। वो प्लीज अपनी बेसिक्स पे वर्क करे। हम बेसिक्स के लिए अलग से ग्रुप चलाएंगे, आप उस ग्रुप का बिल्कुल आपको एडवर्टीजमेंट में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। उसमें हम A to Z एफएससी की सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। वो है ही सिर्फ इसलिए कि आप लोग जो प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में इंटरव्यू देने जाते हैं, उधर क्या होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपके साथ प्लान ऑफ वर्क शेयर करता हूँ, और सॉरी आपका अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। मैंने इसीलिए इस डेमो लेक्चर को फ्री एंड ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था कि आप लोग जरा मेरे साथ खुल के बात कर सकें, आप लोगों की क्वेरीज और जो प्रॉब्लम्स है ना वो क्लियर हो पाए। देखें, सबसे पहली चीज ये है कि हमारे लेक्चर्स जो हैं वो एक शेड्यूल के मुताबिक होते हैं, जिसमें हम लोगों ने अगर 15 से 18 डेज में हमने अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को वाइंड अप करना होता है, यानी वर्किंग डेज में। अब डेफिनेटली 15 to 18 वर्किंग डेज अगर हों, तो ये 2 दिन हफ्ते इतवार को हमारी क्लास नहीं होती है, 5 डेज अ वीक बनते हैं, तो तकरीबन 3 से 3.5 वीक्स लगते हैं। अब जो हमारे ग्रुप के पुराने मेंबर बैठे हुए हैं उनको पता है कि हमारे जो टेस्ट हुए हैं, मैं वो बता देता हूँ। एक हमारा ग्रैंड टेस्ट होना है इंशाल्लाह इस संडे को, जिसमें हम लोग तकरीबन पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को टेस्ट करेंगे, ठीक है। और सैटरडे संडे आप लोगों की, वो सर ने मेंशन भी किया, जीके की क्लास होती है, जनरल नॉलेज की क्लास होती है, जो 20% पोर्शन है आपके एग्जाम का। बाकी सर मजीद भी आपको इसके हवाले से गाइड करेंगे आफ्टर द लेक्चर। तो ये संडे वाले दिन जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट जो होगा, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ये 100 मार्क्स का एक फुल फ्लेज सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट हो। इसको आप पढ़ेंगे, इसको करेंगे, डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, हम उनको डिस्कस करेंगे। टेस्ट भी मेरी कोशिश यही होती है कि स्टूडेंट के साथ डिस्कस हो सके। अनफॉर्चुनेटली हम एक टेस्ट आधा डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी टेस्टों का टाइम बना के इंशाल्लाह ताला जब ये ग्रुप स्टार्ट होता है तो वो भी मैं दोस्तों के साथ डिस्कस जरूर करूंगा। उसके अलावा जीके के टेस्ट तो सर लेते रहते हैं आपसे, वो तो आपको सोते जागते उठते बैठते
इधर उधर जाते, इवन आपके वॉशरूम के टाइम पे भी सर आपसे टेस्ट लेने को रेडी हैं अगर आप विलिंग है तो सीखने के लिए, क्योंकि सर इस मामले में बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं माशाल्लाह। सर तो उसमें बिल्कुल जी मैं सर के साथ हूँ, क्योंकि बंदा सीखता ही उसमें टेस्टों से। जनरल नॉलेज जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार, वो चीजें याद ही नहीं होती, डेट्स हैं बाकी चीजें हैं। तो उस पर सर की जो वर्किंग है उसके ऊपर बिल्कुल बहुत जबरदस्त वर्किंग है। और उसके बाद हम देखें, अगर आपकी जनरल चीजों के हवाले से मैं आपको क्लियरली बता दूं, तो इसके बाद हम फिर ये ऑर्गेनिक जब खत्म करेंगे, एक जो प्लस पॉइंट है ना इस ग्रुप का, जो अभी हमें ज्वाइन करेंगे, उसमें मैं बता देता हूँ, ये को फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं बताने लगा, मतलब आपको लगे कि सर कह रहे हैं ऑर्गेनिक के साथ फिजिकल फ्री, पहले आए पहले पाए, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक के साथ आपको एक फिजिकल का लेक्चर मिलेगा, जो आपका रेगुलर लेक्चर। देखिए हमें टेस्ट की डेट की कोई फाइनल डेट तो नहीं पता अभी कि वो किस दिन हमारा टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन एक और ग्रुप है जिसके साथ आप लोगों का ग्रुप मर्ज हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। यानी अगर 10 से 11 आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास चलेगी, तो 11 से 12 आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास होगी। उसमें ये होगा कि आपको एक ही दिन में डबल लेक्चर पढ़ के, जो इनके साथ, यानी जब ऑर्गेनिक खत्म होगी पुराने ग्रुप की, तो नए ग्रुप वालों की फिजिकल खत्म हो चुकी हो। उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक का पोर्शन करेंगे। ऑर्गेनिक और फिजिकल को मैं दिखा चुका हूं, मैं इनऑर्गेनिक भी आपको बता देता हूं। इनऑर्गेनिक में हमने पूरा पीरियोडिक टेबल डिस्कस करना है। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें एफ ब्लॉक को भी डिस्कस करूं, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्स एफ ब्लॉक की नहीं आ सकती हैं, क्योंकि वो आपको पता है एमएससी में भी जो स्पेशलाइजेशन करते हैं उनको पढ़ाई जाती है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में आपके सॉल्ट एनालिसिस आएंगे, इनऑर्गेनिक में आपकी टाइट्रेशन आएंगी, सारी टाइट्रेशन जितने किस्म की हैं प्रैक्टिकल वाइज जो है वो इंशाल्लाह उसको मैं जरूर करवाऊंगा। इसके अलावा टाइट्रेशन के साथ आपकी सोल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस होगा, ठीक है ना, थर्मल स्टेबिलिटीज को हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स की, ठीक है, ये कंसेप्चुअल चीजें हैं सारी। उसके अलावा हम लोग जो हमारे कम्प्लेक्सेस हैं इनको इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, विद फ्यू एक्सेप्शन के, कुछ चीजें नहीं हो सकती। जितनी थेरीज हैं, वीबीटी, वेस्पर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, फिर आपकी एमओटी, फिर आपकी सीएफटी, ये बेसिक बेसिक जितनी चीजें इनऑर्गेनिक में है, फिर आपके जो वो हैं कुछ बने हुए, जैसे आपके पास आ जाते हैं, लेट सपोज कि आपको पूछ लिया जाए कि कौन सा कंपाउंड बन रहा है, कौन सा सॉल्ट किससे इस्तेमाल हो रहा है, उसकी और क्या है, उसकी बाकी चीजें क्या हैं, तो ये सारी चीजें जो है इसमें आ रही होंगी। तो इनऑर्गेनिक के पोर्शन को हम यूं कर, इसी में हम थोड़ा सा इंडस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन छोटे लेवल पर, यानी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज को तो नहीं, लेकिन हम स्टील को, ग्लास को, सीमेंट को, पेपर को, पेंट को, डाइस को, ये डाइस तो हम उसमें भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें मेजर मेजर होती है ना, उनको हम जनरली जरूर पढ़ेंगे। ये जनरल केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक के बाद आपकी बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स होंगे। बायोकेमिस्ट्री तकरीबन 3 से 5 लेक्चर ले जाएगी, मैं उसकी एक डिटेल्ड आपके सामने थ्योरी आ जाएगी। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री, आप दुआ करें कि आपका पेपर, अल्लाह करे कि ये लेट हो जाए, और मेरी ख्वाहिश है, यानी मेरी जाती तौर पे ये ख्वाहिश है कि आपको कम से कम इसमें अभी 1.5 महीने का टाइम और मिले। अगर हमें 1.5 महीने का टाइम मिल गया ना, तो मैंने आपको डिटेल में स्पेक्ट्रल एनालिसिस पढ़ाना है एनएमआर का, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इसमें एक ग्रेड था। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको करवाया जाएगा, मैस स्पेक्ट्रो। इसके अलावा आपको इसके अंदर करवाया जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह होपफुली होपफुली जो आपका आईआर है, ठीक है, थोड़ा सा टीजीए, डीटीए, डीएससी, इनको जरूर टच करेंगे। बेसिक्स जितनी हैं इसके अंदर टेक्निक्स हैं उनको हम जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो एनालिटिकल केमिस्ट्री की डिटेल्स में आती हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री भी होगी, जनरल केमिस्ट्री है, उसी के कुछ एमसीक्यूज हैं जो साथ साथ आप सॉल्व करते रहे। कुछ हमने ओपन बुक टेस्ट प्लान किए थे, और ओपन बुक टेस्ट में ये होता था कि आपने उनके आंसर ढूंढ के लगाने होते थे विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आपको उसका फायदा हो जाए। नए मेंबर्स क्योंकि इस ग्रुप में मौजूद हैं, तो कुछ क्यूरियोसिटीज माइंड में ये भी होती हैं कि मतलब जो यहाँ पर हमें जिनसे हम पढ़ रहे हैं, या जो हमारे टीचर हैं,
लाइक उनका अपना जो ये वैसे तो मैं चीज़ें डिस्कस नहीं करता हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक टू डिस्कस दीज थिंग्स। आपको क्वालिटी एजुकेशन से मतलब होना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी फेमिलियर विद सो मेनी थिंग्स, और मैं वो भी आपको ज़रा बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आप लोगों को उसमें भी होपफुली फ़ायदा हो जाएगा। जस्ट फॉर अ मिनट, जस्ट फॉर अ मिनट एंड जस्ट फॉर अ मिनट, ताकि मैं बस दो चार चीज़ें हैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सर सर अगर ये इस मंथ के एंड पे पेपर हो गया तो फिर इतना सारा सिलेबस कवर हो जाएगा? देखिए फिर हम इस तरह करेंगे कि हम बेसिक जितना चल रहा है उसको तो कवर करेंगे। और देखिए कोई बंदा कहता है ना कि मैं जी आपको 1 महीने में या 1.5 महीने में सारा कुछ पढ़ा दूंगा, तो आपके सामने है वो झूठ बोलता है। 1 1.5 महीने में ये सारा सिलेबस वाइंड अप करवाना, दरिया को कूजे में बंद करना है ना। बेसिक जितना होगा वो हम करते रहेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और उसके अलावा ये है कि अगर जो हमारा रह जाएगा ना, तो उसको हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम बाकी मेथड के साथ भी देखने हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करें। कोशिश यही रहेगी हमारी, अगर पेपर जल्दी अनाउंस हो जाता है तो फिर आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स और नंबर ऑफ आवर्स में इंक्रीज कर दूंगा। ये है कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे जैसे मेरी ख्वाहिश है, लेकिन जितनी डिटेल्स मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ मैं उतनी डिटेल जरूर डिस्कस करूंगा। सर जस्ट मैं फॉर अ यहाँ मिनट। पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा इस बच्चे के क्वेश्चन के लिए। जी जी बच्चे अगर पेपर जल्दी भी हो जाते हैं इन केस, तो आप लोगों के साथ जो स्केड्यूल हमारा शेयर है वो कंप्लीट कवर होगा, ये सर की कमिटमेंट है। आप लोग इस चीज से नहीं घबराएं। पेपर अगर लेट्स से अक्टूबर के एंड में होते हैं तो आप लोगों का उस वक्त तक पूरा स्केड्यूल के जितने भी 15 लेक्चर सर ने मेंशन किए हैं वो कंप्लीट होंगे। अब उसमें आप जी बिल्कुल। सर एक्स्ट्रा सेशंस लें आपके, या आपके साथ आपकी क्लासेस के ड्यूरेशन बढ़ा दें टाइम के, वो कंप्लीट होगा। वो फिर ये ना कि जो अगर हमें नजर आ जाएगा तो फिर हम उसको बिल्कुल उसी तरह से उसको डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, ताकि देखिए अल्टीमेट मकसद तो सीखने का है। जी यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ अब शेयर करने लगा हूँ, वैसे ये सिर्फ हमारे जो अभी बैच मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, ये आपके सामने है। आई एम क्वालिफाइड फॉर BS17 इन GC यूनिवर्सिटी, ये टेस्ट हुआ था और सिर्फ इसमें मैंने क्वालिफाई किया था और कोई क्वालिफाइड नहीं था। आगे देखें इसके लिए क्या बनता है। इसके अलावा मेरा बैकलोरिएट्स है, ये उसकी डिग्री है। आई गॉट 97% मार्क्स इन FC यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे MPhil का ग्रेड था। आपके सामने है, और जो FC से पढ़े हुए हैं उनको पता लग गया होगा कि ये मार्क्स अचीव करना काफी मुश्किल काम होता है। ये हमारा वहाँ पे आप यूँ समझ लें कि ये अपने बैच का मैं टॉपर हूँ। 20 जो हमारा 17 का बैच था उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैग्ना कम लौटा, सिर्फ एक मेरा है और किसी का नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको याद रहे। ये मेरे जी गैट है NTS का, मुझे अच्छा नहीं लगता शेयर करना, लेकिन ये गैट सब्जेक्ट का टेस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि आई गॉट 49 आउट ऑफ 70, और ये सब्जेक्ट में 50 के राउंड अबाउट स्कोर करना आउट ऑफ 70, ये आप खुद भी समझते हैं। और ये मैंने किसी जगह से तैयारी नहीं की सिवाय इन नोट्स के जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में, जिसमें मैंने क्वालिफाई किया था क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के लिए, ये 2 सीट थी पूरे पंजाब में, और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स एट दैट टाइम। तो बस ठीक है, बाकी जॉब होना ना होना ये आपके मुकद्दर हैं, जो अल्लाह पाक ने आपका रिस्क लिखा होता है। तो इसके अलावा आप यहाँ देखें कि ये मेरा जो आर्टिकल है अपना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो आपके सामने है, ये मेरा विले में पब्लिश हुआ हुआ है। ये यूरोप की केमिस्ट्री है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये 2019 की पब्लिकेशन है। ये मेरी 2021-22 की पब्लिकेशन है जो इस साल आई है। और ये आप देख सकते हैं कि ये भी अच्छे जर्नल में पब्लिश हुई है, HEC रिकॉग्नाइज्ड है, चाहे नेशनल है लेकिन HEC रिकॉग्नाइज्ड है जैप्स में। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास ये हमारा आर्टिकल है जो बिल्कुल रेडी है, मतलब ये भी हमने सबमिट करवा दिया है, और होपफुली इसमें एज अ को ऑथर मैं काम कर रहा हूँ। ये आर्टिकल्स मैं ही लिखता हूँ मोस्टली। ये मेरा प्लांट है जिसके ऊपर मेरी एक्सट्रैक्शन का काम चल रहा है, और इसमें एज अ फर्स्ट ऑथर मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये आर्टिकल मेरा चल रहा है और होपफुली ये जल्दी ही पब्लिश हो जाएगा। इसमें मैंने काफी working किया। आई एम एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर ऑफ केमिस्ट्री इन FC यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, शक्ल ना देखिएगा जरा थोड़ी ऑड आई हुई है, बाकी सारी चीजें ठीक है। और यहाँ से ये मेरा कार्ड है, लाइक आई एम PhD एनरोल्ड इन GC यूनिवर्सिटी।
तो ये कुछ चीजें थी मतलब, और ये मेरा एक्सपीरियंस लेटर है जिसमें मेरा मास्टर्स का एक्सपीरियंस लेटर है, जो मैं मास्टर्स पढ़ाता रहा हूँ एमएससी केमिस्ट्री को। तो ये चीजें असल में आप लोगों के साथ शेयर करने का जस्ट ये मकसद था कि जो हमारे नए दोस्त होते हैं उनको कई क्वेश्चन होते हैं ज़हन में कि जिस इंसान से हम पढ़ना चाह रहे हैं क्या वो खुद क्वालिफाइड है या नहीं है। अच्छा, ये मल्टीमीडिया की जो बात आप पसंद सब कर रहे हैं ना, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसकी प्रॉब्लम पता क्या है? मल्टीमीडिया कहना आसान है, चले मैं आपको मल्टीमीडिया भी दिखा देता हूँ। ये मेरे कुछ लेक्चर के ही नोट्स हैं जो मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ। और इस मल्टीमीडिया को प्रिपेयर करते हुए मुझे तकरीबन 1.5 साल का टाइम लग गया था। और इस मल्टीमीडिया के लेक्चर्स को बनाना ही बजाते खुद एक बहुत मुश्किल काम है। जरा आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जो काम हुआ है ये कितना। ये देखिए, अब ये मल्टीमीडिया के लेक्चर्स हैं, अब ये मैंने बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई मल्टीमीडिया के लेक्चर्स नहीं है। ये सारे मेरे मल्टीमीडिया लेक्चर्स हैं, हम पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो हम मल्टीमीडिया पे भी पढ़ाते हैं। मैंने उसमें बकायदा तस्वीरें ऐड की हैं, टेस्ट ऐड किए हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इतनी बड़ी चीज को मल्टीमीडिया पे लाने के लिए मेरी उतनी शायद डोमेन ही नहीं है, या हमारा इतना काम ही नहीं है, मुझे को बंदा हायर करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये देखें कि मैंने बनाए हुए हैं, ये आपको पूरी मार्केट विजिट करें, आपको कोई बंदा ऐसे प्रैक्टिकल के नोट्स दे जाएगा तो बात है ना। मेरा चैलेंज होता है इस पे, क्योंकि मैंने रिएजेंट के साथ उसका कलर लिखा होता है कि जब ये ऐड करेंगे तो किस रंग के प्रेसिपिटेट आएंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इस लेवल पे मैंने काम किया था, और ये इसको करते करते मुझे साल लग गया था। ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 4 है, ठीक है, ये ग्रुप आपके पास आ गए। तो ये देखें किसके साथ कौन सा कलर आ रहा है, सॉल्ट का कलर क्या है, उसका कलर क्या है, ये सारी चीजें आपके पास है। डीएमजी टेस्ट में कैसा कलर आता है, तो जिसको स्लाइड्स बनानी आती है उसको समझ आ रही होगी कि ये स्लाइड्स कोई आसान काम नहीं है बनाना। लेकिन फिर भी मैंने अपनी कोशिश की है, हम अपनी मेहनत करते हैं। तो ये सब चीजें आपके सामने है जी। और बिल्कुल आप इसको अगर ज्वाइन करते हैं, डेफिनेटली फिर बता दूं, प्लीज किसी के कहने में ज्वाइन ना करें, किसी मरवत में ज्वाइन ना करें। लर्निंग इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव यहाँ लर्निंग का है। हम 1 या 2 टेस्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह इसको इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि मजीद बेहतर करें। बाकी आप दोस्तों की दुआएं रहनी चाहिए, अल्लाह पाक आप लोगों के लिए भी आसानी पैदा करेगा और इंशाल्लाह हमारे लिए भी उसमें आसानी होगी। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर योर टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड। अच्छा बच्चे, किसी बच्चे ने मुझे कहा था कि स्केड्यूल शेयर करते हैं, मैं स्केड्यूल आपको दिखा भी देता हूँ, और मैंने अगर आप जनरल ग्रुप में हो तो वो मैंने वहाँ पर शेयर भी कर दिया है। हमारे ऑलमोस्ट 16 to 17 लेक्चर हैं पर सेक्शन, जिसमें आप देख सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का है, ये बच्चों का कवर हो चुका है। अगर हमारे साथ पुराने बच्चे हैं तो ये काफ़ी अच्छा फीडबैक हमें दे सकते हैं इसमें कैसे कवर हुआ या कैसे नहीं कवर हुआ। उसके साथ आप लोगों के जीके के टेस्ट डेली चल रहे होते हैं। इसके अलावा सैटरडे संडे को जीके की क्लासेस भी चल रही होती हैं। जैसे ही एक पोर्शन कवर होता है उसका एक मेगा टेस्ट हो जाता है, बाकी वीकली टेस्ट हो जाते हैं, और आपके वीक में 3 से 4 टेस्ट हो रहे होते हैं। ये ऑर्गेनिक का पोर्शन है। ये कंप्लीट आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुका हूँ ग्रुप में, अगर कोई है ग्रुप में एडेड। तो लास्ट में हमारे पास ये सारे 3 ग्रैंड टेस्ट हैं और एक जीके का सिंगल पेपर टेस्ट है जो आपसे लिया जाएगा। 60+ लेक्चर हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें टेस्ट इन अलग से हैं, तकरीबन 60 to 120 टेस्ट हैं जो हम लेंगे आप लोगों से, और ये बच्चे यहाँ पर बता देंगे आप लोगों के इनके कितने टेस्ट हो चुके हैं। हमारे लास्ट बैच की जो सक्सेस रेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, जिसमें हमारे पास काफ़ी क्वालिफायर हैं, और अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की 1-to-1 क्वालिफायर के साथ इंट्रैक्शन भी हो जाएगी। और लास्ट बैच वालों की मेरे ख्याल में जनरल गाइडेंस सेशन हो चुका है, ऐसा है बच्चों? 1-2 क्वालिफायर के साथ हुआ है ना आप लोगों का? जी सर।
ये फीस डिटेल है, अगर आप लोग अभी ज्वाइन करते हैं तो सेशन के बाद तो मैं आप लोगों को 15% डिस्काउंट ऑफर कर दूंगा। एक्चुअली हमारा पर्पस कमाने का नहीं है। बाकी जीके की क्लासेस सैटरडे संडे को ही होंगी। सर अभी से क्या मुराद है? अभी से मुराद ये है कि बच्चे अगर आप लोग अभी ज्वाइन करेंगे सेशन के बाद टिल 10 मॉर्निंग, तो आप लोगों को 50% डिस्काउंट मैं ऑफर कर रहा हूँ अपनी तरफ से। अच्छा सर, अगर हम लोग इसको यानी कि टेस्ट होने के बाद भी इस ज्वाइन रखना चाहें, जो आपके बैच चलते हैं रेगुलर स्टूडेंट के तौर पे, जी जी, तो उसके लिए कुछ एक्चुअली जो हमारे ऑलरेडी यहाँ पर स्टूडेंट हैं जो हमें रेफर करते हैं कोई बच्चा या कुछ, तो हम उनको ऑलरेडी कोई ना कोई ऑफर प्रोवाइड कर देते हैं, या उनके लिए मिनिमल फीस होती है एज कम्पेयर टू हम जो नॉर्मल स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं बाहर से, उनके वो उस बैच में इनरोल हो सकते हैं एज कम्पेयर टू फुल फीस एंड थिंग्स। सर इसके लिए प्रोसीजर बता दें। बच्चे देखें, इसके बाद हमारा इंशाल्लाह 2 से 3 और बैच चलने वाले हैं, जिसके जैसा कि आप लोगों के एक बेसिक्स केमिस्ट्री का होगा बैच, जो ये उन लोग बच्चों के लिए है या जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या जो कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, या जो टीचिंग करना चाहते हैं या लेक्चरशिप के लिए प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, तो उनको ये चीज कवर करेगी। सर असल में ये है कि स्कूलिंग से इन टच है और इन मटेरियल से जो है ना वो पढ़ा नहीं रहे, या मतलब ये कह लें कि इन टच नहीं है। तो इन टच रहने के लिए कि मतलब रेगुलर बेसिस पर जो है ना वो लाजमी बात है, लॉन्ग टाइम के बाद जो है इन चीजों को रिवाइज कर रहे हैं तो चीजें भूल जाती हैं। बिल्कुल बच्चे देखें, ये चीज प्रैक्टिस है। अगर यहाँ पर मेरा कोई बच्चा बैठा हुआ है, जैसे कि मैं खुद जीके पढ़ाता हूँ, तो वो बता देगा कि बच्चा हमारी जीके की प्रैक्टिस होती कैसे है। प्रैक्टिस से ही चीजें सीखते हैं। अगर मैं जब ये लोग बच्चे आए थे जीके के सेशन के लिए, तो इन लोगों को कुछ चीजें क्लियर नहीं थी या नहीं आती, तो हमने बेसिक से लेके चला। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे बहुत कुछ जानते हैं। ऐसा है बच्चों? यस सर। आप लोगों के कंसेप्ट अब क्लियर है या नहीं है? जी सर, प्रॉपरली आप ना प्रैक्टिस करवाते हैं साथ में, लर्निंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। और आप लोगों के अब प्रैक्टिस सेशन कैसा है एज कंपेयर टू प्रीवियस? यस सर, प्रैक्टिस सेशन भी बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर जीके के क्वेश्चंस भी हमारे क्लियर हो जाते हैं और आप सर बेसिक लर्निंग भी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से करवाते हैं। अच्छा, कोई और किसी की क्यूरी है, जनरल क्यूरी कुछ और तो पूछना चाहे वो पूछ सकता है मुझसे, वरना मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये नोट्स आप प्रोवाइड करेंगे हमें, जो पढ़ा रहे हैं ये नोट्स पीडीएफ में? बच्चे ये नोट्स हमारे सिर्फ रजिस्टर्ड बच्चों के लिए, जो बच्चे रजिस्टर होंगे सिर्फ उनके साथ शेयर होंगे। जी जी सर, रजिस्टर के लिए। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हसन। सर ये जो टॉपिक जो है ना डेली डिस्कस करते हैं, जी। उससे रिलेटेड आई थिंक एमसीक्यूज का डाटा भी हमें जो है ना प्रोवाइड होना चाहिए। बच्चे देखें, अगर आपने जी नोट्स जी, को मैं गौर कह से रहा हूँ कि इससे रिलेटेड अगर हमें एमसीक्यूज वगैरह जो है ना वो मतलब डेली जो पढ़ते हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह का डाटा हमें मिलना चाहिए साथ साथ बिल्कुल टॉपिक्स बिल्कुल, का। आप सही कह रहे हैं। मैं आपको इसमें ऐड करता जाऊं, अगर आपने सर के नोट्स देखे हों तो उसमें ऑब्जेक्टिव का सेक्शन अलग बना हुआ है, अगर आप ऑब्जर्व करें, और ऑब्जेक्टिव डिस्कस हो जाते हैं। सर इसके मैं अलावा प्रॉब्लम आ बच्चे रहा है नेट का, लेकिन मैं डिस्कस कर लूंगा फिर। आप कैन डिस्कस कर लीजिएगा। इसके मैं इस क्वेश्चन का जवाब भी दे देता हूँ, आप रिकॉर्डिंग में भी समझे। इसके अलावा अगर आप का डेली बेसिस पे ना कोई या बाई एक दिन छोड़ के एक दिन कोई ना कोई टेस्ट हो रहा होता है, जिसमें आपको लोगों की प्रैक्टिस हो रही होती है केमिस्ट्री का या तो जीके का। सर ये आप 10 AM से टाइम बढ़ा के इसको 5 PM कर दें। मॉर्निंग में हम जॉब में होते हैं। बच्चे कल तो मेरे ख्याल में कोई जॉब की टाइमिंग नहीं है। अच्छा, आप जो बच्चा अभी सीरियस होगा, कोई मैच ज्वाइन करना चाहता होगा, मुझे मैसेज ड्रॉप कर दे व्हाट्सएप पे। आप लोगों के पास डिटेल्स हैं तो मैं उसकी स्लॉट को बुक कर लूंगा। एक्चुअली हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं,
हम लोग बैच को रश नहीं करेंगे, भरेंगे नहीं, सिर्फ हम सिलेक्टेड बच्चे लेते हैं, उसके बाद बैच की रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देते हैं और ये लास्ट बैच है हमारा। इसके बाद हम कोई बैच लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए नहीं रन करेंगे। बच्चे एनरोलमेंट का प्रोसीजर बिल्कुल ही सिंपल सा है, मैं आपको बता भी देता हूँ और यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। अगर आपने रजिस्टर्ड होना है तो आपने सिंपल फी पे करनी है, एक फॉर्म है हमारा वो फिल करना है, हम इस हमारे गिवन नंबर पे एक स्क्रीनशॉट ड्रॉप कर देना है, हम आपको कंसर्न ग्रुप में ऐड कर देंगे और उसके बाद आप लोगों के कंसर्न एक्सेस मिलना शुरू हो जाएंगे। जो भी आपके नोट्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, आई थिंक सो फर्दर कोई क्यूरी नहीं है, अगर कोई क्यूरी है तो बता दें, अदरवाइज हम वाइंड अप कर लेते हैं। बच्चे आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर दें, गिवन नंबर पे जो नंबर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है।